बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने एक नए विषय पर बात करूंगा कि आखिर इस देश में डरा हुआ कौन है। कांग्रेस पार्टी का ये प्रचार है कि हमने सरकार को डरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इस तरह का दावा तो नहीं करती कि हमने विपक्ष को डरा दिया है, परंतु वो जितने भी मौके आए हैं उसमें अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। असली बात ये है कि ये जो राहुल गांधी जी ने जब अपने भाषण के दौरान बोला था कि डरो मत डराओ मत, शिव जी कहा करते हैं कि डरो मत और डराओ मत। हालांकि शिव जी ने ये कब कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने कुछ संतों के स्टेटमेंट सुने हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे शिव पुराण में इस तरह की तो कोई बात है नहीं। खैर, मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, हो सकता है शंकर जी ने कहा हो। तो राहुल गांधी ये संदेश देना चाह रहे थे कि ना हम डरते हैं ना हम डराते हैं, मगर उनकी पार्टी ने लोकसभा में जो व्यवहार किया है प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान, उससे तो ये सिद्ध होता है कि ये गठबंधन डरा हुआ था, कांग्रेस पार्टी डरी हुई थी। अब मैं बात शुरू से करूंगा। लोकसभा के चुनाव परिणाम आए, आप सबको परिणामों के बारे में जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीती, सपा 37 जीते, मतलब कुल मिला के इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीते और भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, तेलुगु देशम और अन्य उनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने 293 सीटें जीती। और जनता ने स्पष्ट ये जनादेश दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए उन्होंने अभिमत दिया। परंतु इस अभिमत को इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मतलब जनता ने जो निर्णय दे दिया है उसे भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। और उन्होंने ये मांग की कि मोदी जी को नैतिकता के आधार पर सरकार नहीं बनानी चाहिए। मैं पिछले अपने कई वीडियो में इस बारे में बात कर चुका हूँ कि 2004 और 2009 में जब कांग्रेस की सीटें एक बार 145 थीं और एक बार 206 थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सरकार बनाई और 10 साल चलाई। खैर, नैतिकता की बात की गई और ये कोशिश की गई कि ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये मोदी जी की हार है और मोदी जी इसे अपनी हार स्वीकार करें और सरकार ना बनाएं। जबकि एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा था, इंडिया गठबंधन भी मिलकर चुनाव लड़ा था, मगर इंडिया गठबंधन में तो कई राज्यों में आमने सामने भी चुनाव लड़े थे लोग, मगर एनडीए में कोई भी दल आमने सामने चुनाव नहीं लड़ा। खैर, उसकी भी बात नहीं, बात इसकी है कि डरा कौन है और कौन डर रहा है और कौन किसको डरा रहा है। सरकार बन गई, हालांकि उस सरकार को बनाने से रोकने के लिए भी इंडिया गठबंधन ने प्रयास किए। आप सब ने सुने होंगे, जनता दल यूनाइटेड के जो महासचिव हैं केसी त्यागी, उनका बयान आप सब ने सुना होगा कि इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफ़र दिया गया था। और चूँकि नीतीश कुमार अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें पता है कि कांग्रेस जब समर्थन देती है और उसके बाद वो सरकार कितने दिन चलती है। पुराने उदाहरण हैं चंद्रशेखर के, चौधरी चरण सिंह जी के, कि जिन जिन लोगों को कांग्रेस ने समर्थन दिया वो सरकारें 2-4 महीने से ज़्यादा नहीं चलने देती। उन्होंने अपनी परिपक्वता का, अनुभव का ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। तेलुगु देशम को भी कोई ऑफ़र दिया गया होगा, परंतु सब एनडीए का जो गठबंधन था वो मजबूत रहा और मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद, जैसे कि परंपरा है, संसद का एक सत्र बुलाया जाता है जिसमें सारे सांसद शपथ लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके पक्ष और विपक्ष में दोनों दलों के या पूरे सांसद, प्रत्येक दल के कुछ चुनिंदा सांसदों को जिस तरह का उन्हें समय आवंटित किया जाता है, तो उस पार्टी के कौन कौन से सांसद पक्ष और विपक्ष में बोलेंगे, ये वो पार्टियां निर्धारित करती हैं।
अब सबसे पहला मौका आया शपथ दिलाने के पहले प्रोटेम स्पीकर का। विवाद वहीं से प्रारंभ हुआ। एनडीए गठबंधन ने अपने प्रोटेम स्पीकर पद के लिए जो उड़ीसा से सांसद हैं उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और इंडिया गठबंधन ने जो केरल से उनके सांसद हैं उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया। प्रत्याशी नहीं, उन्होंने ये कहा कि इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनना चाहिए क्योंकि ये 8 बार के सांसद हैं और भाजपा जो भरत उड़ीसा के सांसद हैं वो 7 बार के सांसद हैं। परंतु उसमें जो तर्क दिया गया कि ये लगातार 7 बार से सांसद हैं और जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो 2 बार बीच में हारे भी हैं। खैर वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, मगर विवाद वहीं से शुरू हुआ और वहाँ जो पहली जीत प्रोटेम स्पीकर के रूप में वो मिली वो एनडीए गठबंधन को मिली। उसे मैं जीत भी नहीं मानता, परंतु चूँकि बने वही जिसे राष्ट्रपति शपथ दिलाती हैं वही प्रोटेम स्पीकर बनता है। इस हिसाब से अगर उसे जीत माने तो वैसे मैं उसे जीत हार के रूप में नहीं लेता। सांसदों की शपथ हुई, सब लोगों ने शपथ ली। हालांकि शपथ में जो इस बार नज़ारे दिखे वो कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहे थे। जिस तरह के नारे यहाँ उस शपथ लेने के बाद लोगों ने लगाए वो अच्छी बात उनकी मैं यहाँ ज़्यादा लंबा उल्लेख नहीं करूँगा, परंतु एक सांसद द्वारा जब जय फिलिस्तीन बोला गया वो वास्तव में बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति निष्ठा अगर कोई व्यक्ति व्यक्त करता है तो उसकी संसद की सदस्यता जा सकती है। और उन्होंने एक राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा का वहाँ प्रदर्शन किया। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है नहीं होती है ये तो भविष्य की गर्त में छिपा है, मगर मुझे पता है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह का अभी 10 साल का एनडीए सरकार या मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, इस तरह की सख्त कार्रवाइयाँ उन्होंने नहीं की। हालांकि उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि एक संदेश जाए। मैं बात करूंगा यहाँ डर की बात हो रही है कि कौन आके डरा हुआ है, मैं उसकी बात करूंगा। फिर जो मौका आया वो आया लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का, और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सरकार द्वारा ये हमेशा प्रयास किया जाता है कि आम सहमति से इसका चुनाव हो जाए, और वो प्रयास राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, क्योंकि सरकार ने उन्हें अधिकृत किया था। उन्होंने सभी विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात की, बात की, और लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपने प्रत्याशी ओम बिरला के लिए उन्होंने समर्थन मांगा। लगभग सभी दल के लोग तैयार भी थे, परंतु कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस पार्टी का मतलब राहुल गांधी होता है, राहुल गांधी ने उसमें एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि यदि आप लोकसभा अध्यक्ष का पद ले रहे हैं तो उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दीजिए। जब उनसे कहा गया कि जब उपाध्यक्ष की बात होगी तब अपन मिल बैठ के चर्चा करेंगे, परंतु जैसा कि राहुल गांधी का स्वभाव है, उन्होंने उस शर्त को आज ही घोषित करने का कि सरकार की ओर से इस बात की घोषणा होनी चाहिए कि उपाध्यक्ष का पद हम विपक्ष को देंगे। और वो पहली शर्त थी जिसपे सरकार को झुकाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही थी, और सरकार ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आनन फानन में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी जो के सुरेश थे उन्हें लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और अब ये बिल्कुल निश्चित हो गया था कि अब लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव होगा। परंतु शरद पवार का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हमेशा लोकसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष का ही बनता है और इस मुद्दे पर हमें चुनाव में नहीं जाना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आया कि कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है उसके बारे में हमसे कोई चर्चा नहीं की गई। आनन फानन में राहुल गांधी ने सभी विपक्षी नेताओं से चर्चा की, और उस चर्चा का जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष दूसरे दिन पार्लियामेंट में दिखाई दिया। निष्कर्ष ये निकला कि उन्हें लोगों ने समझाया होगा कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए,
क्योंकि संख्या बल में हम वैसे भी कम हैं और शायद ये बात उनकी समझ में आई होगी या उन्हें सहयोगी दलों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया होगा कि हम या तो वोट नहीं डालेंगे या वोटिंग का बहिष्कार कर देंगे। इस डर से राहुल गांधी ने फिर वोटिंग की मांग नहीं की। तो यहाँ डरा कौन? आप फैसला कर लीजिए। सरकार बिल्कुल नहीं डरी, सरकार बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं हुई और सरकार ने विपक्ष के इस दबाव को बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया। और ये पहली मैं कहूँगा सरकार की जीत थी कि लोकसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से या ध्वनिमत से चुन लिए गए, क्योंकि विपक्षी दलों के द्वारा वोटिंग का जो उनका अधिकार था वो नहीं मांगा गया। तो ये पहली जीत हुई सरकार की। अब बात करते हैं कार्यवाही की। कार्यवाही में जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ, सभी दलों के नेता बोलते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं। सरकार ने अपना पक्ष रखा, उसके ऊपर पक्ष विपक्ष के नेता बोलते हैं। और संसद की एक परंपरा है कि जब नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है तो प्रधानमंत्री उस भाषण को बैठ के सुनते हैं और जब प्रधानमंत्री उस चर्चा का जवाब देते हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी उनका भाषण सुनने के लिए सदन में मौजूद रहते हैं। ये संसदीय परंपरा है। कुछ चीज़ें परंपराओं से चलती हैं, क्योंकि पद नहीं, व्यक्ति नहीं, पद महत्वपूर्ण होता है। और राहुल गांधी ने जब भाषण दिया संसद में अपना पहला नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो स्वाभाविक है कि पूरे देश की निगाहें उनके भाषण पर लगी हुई थी, या जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उन्होंने बड़े ध्यान से उनके भाषण को सुना। और राहुल गांधी ने बड़ा जोशीला भाषण दिया। जोशीला भाषण देते देते वो एक गलती कर गए। ये उनकी फितरत है या सोची समझी साजिश है। मैं तो ये साजिश ही मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा बोलते बोलते अचानक हिंदू धर्म के बारे में बोलने लगे और हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू नफरती होते हैं, हिंदू झूठ बोलते हैं। इस तरह का जब उन्होंने वक्तव्य दिया तो उसका प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर केवल 2 लाइनों में विरोध किया। नीतीश कुमार जी ने भी क्षमा करें, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसका विरोध किया। और जब उन्होंने अग्निवीर योजना के बारे में झूठ बोला तब रक्षा मंत्री ने, सब लोग खड़े हुए, अपनी बात की 1-2 लाइनों में और बैठ गए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी का भाषण 90 मिनट का भाषण सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। अब मैं आऊँगा उस डर की ओर, जो मुख्य डर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जब प्रधानमंत्री भाषण देने आते हैं तो नियमानुसार उनका भाषण भी उसी तरीके से सुना जाना चाहिए था। परंतु हुआ क्या? विपक्षी दलों ने इतना हंगामा मचाया कि प्रधानमंत्री अपना भाषण छोड़ के भाग जाएं या बैठ जाएं या संसद की कार्रवाई ठप हो जाए। वो लोग चाहते तो बहिष्कार करके बाहर भी जा सकते थे, जैसा उन्होंने राज्यसभा में किया। परंतु उनका पूरा एक प्लान था। उन्होंने 15-15, 20-20 सांसदों की टोली बनाई और अब तो वो सारी चीज़ें आप मीडिया में देख रहे होंगे, सारी वो वीडियो आ गए हैं किस तरह राहुल गांधी, अखिलेश, डीएमके वाले अपने अपने सांसदों को खींच के बेल में पहुंचा रहे थे, हल्ला मचाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वो सब चीज़ें लोगों ने देख ली हैं। तो ये डर कांग्रेस पार्टी का था या इंडिया गठबंधन का था कि प्रधानमंत्री को आप बोलने से रोक रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आपको पता है इतने अच्छे वक्ता हैं। इस देश में अभी वर्तमान में जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं वो। और लोगों को पता था कि जिस तरह प्रधानमंत्री बोलना चालू करेंगे तो सारा देश उन्हें सुनेगा। राहुल गांधी जी, आपको भी तो सारा देश सुन रहा था, आप नेता प्रतिपक्ष हो। यदि आपने तो अपनी बात सुना ली और ये आप जो षड्यंत्र और ये साजिश कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री अपनी बात ना बोल पाए, ये आपका डर है। डरे हुए आप हैं और आपका ये षड्यंत्र मोदी जी की सहनशीलता, एनडीए की सहनशीलता कि उन लोगों ने कोई हंगामा नहीं मचाया, और मोदी जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ, क्योंकि मोदी भी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनसे वरिष्ठ
संसदीय इतिहास का कोई नेता आज की राजनीति में भारत में नहीं है। उन्होंने जिस हिम्मत का सामना किया, आपकी उस हुड़दंग का, आपकी उस साजिश का सामना किया। पहले उन्होंने बिना हेडफोन लगाए अपना भाषण दिया, मगर जब उनके बगल में 20 लोग हल्ला मचा रहे हों तो उन्होंने हेडफोन लगाया और फिर भाषण दिया। मगर वो अपनी पूरी बात कह के गए और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोया वो सब आप सब लोगों ने सुना होगा। मगर आप ये देखो, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो किस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी जी को हेडफोन लगवाने पे बहस कर दिया। यदि किसी को हेडफोन लगवाना आप अपनी जीत मान रहे हैं तो ये जीत आपको मुबारक हो। ये देश की जनता बड़ी समझदार है। जो भी आप करते हैं, अब चूँकि जनता ने तो एक बार वोट दे दिया, अब जनता क्या करे, मगर वो बारीकी से हर चीज़ देख रही है। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, एक एक क्लिप घर घर पहुंच जाती है। अब वो ज़माना थोड़ी रहा कि रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे। अब वो ज़माना थोड़ी रहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण नहीं होता था। अब तो हर चीज़ पब्लिक डोमेन में है। इसलिए ये डर, आपका ये जो डर है, इस डर से आप बाहर निकलिए। एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष का आप रोल निभाइए और जो मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे आप बात करते हैं, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नीट की बात हो, ये जो व्यवहारिक मुद्दे हैं इन पे आप बात करिए। क्योंकि इस डर के खेल में आप ये दावा कर रहे हैं कि हम जीते हैं, हमने मोदी को डरा दिया, या मोदी ये दावा करें कि हमने राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन को हरा दिया। ये डर का खेल बंद करिए, क्योंकि इस डर के चक्कर में इस देश का मतदाता डरा हुआ है कि हमने ये वोट तो दे दिया, चाहे उसने इंडिया गठबंधन को वोट दिया हो चाहे एनडीए को दिया हो, मगर संसद की कार्रवाई सब लोग देख रहे हैं। वो डरे हुए हैं कि हमारे देश का क्या होगा, क्योंकि संसद ही वो जगह है जहाँ लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं, जहाँ योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे इस देश का विकास होता है। तो आज मतदाता आप दोनों से ज़्यादा डरा हुआ है। डरी हुई तो हमारी इस देश की इकनॉमी है। हमारी देश की इकनॉमी आज दुनिया में 5वें नंबर पे पहुंच गई है और उसको ये डर लग रहा है कि अगर इसी तरह पार्लियामेंट चली, इसी तरह ये संघर्ष हुआ तो आखिर ये इकनॉमी हमारी नहीं नीचे ना चली जाए। हम तीसरे नंबर की इकनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं और ऐसा ना हो कि हमारे देश की हालतों को देखकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था डर जाए। डरी हुई तो हमारी इस देश की प्रतिष्ठा है। इस देश की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है सारी दुनिया में, उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सब महसूस कर रहे हैं कि आज भारत का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना करें एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कि हमारे देश का नुकसान हो। एक दूसरे को डराना बंद करें। इस देश के विकास में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की भी होती है। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें। इस अंक में आज इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।